अखिलेश यादव जी लास्ट टाइम पे कन्नौज से जो है पर्चा भरते हैं। उससे पहले चर्चा होती थी कि तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमेशा चुनाव में जो स्थितियाँ होती हैं बदलती रहती हैं। तो अगर अखिलेश जी अगर केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेट की राजनीति की जिम्मेदारी क्या आपको सौंपने वाले हैं? सब कनेक्टेड है। तो आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही हैं इस लोकसभा चुनाव में? अग्नि यादव का वीडियो काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अग्नि की स्कीम में 4 साल उसका टेन्योर है। कि हमारे जो देश में जो एक सम्मान होता था जवानों का, उसको भी उस सेंटिमेंट को भी हर्ट करा है कहीं ना कहीं। नमस्ते, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी में और मैनपुरी से जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इससे पहले भी जब बाई इलेक्शंस 2022 में आप जो है यहाँ से कंटेस्ट किया था आपने, तो उस इलेक्शन को भी मैंने कवर किया था। एक हफ्ते तक लगातार जो हम सफाई में मौजूद रहे थे। तो उस वक्त का इलेक्शन का जो पूरा कैंपेन था और इस वक्त के जो हालात हैं, उसमें कितना डिफरेंसेस हैं? जो आपके जो डेली रूटीन्स हैं, आप जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस समय और इस समय, उसमें क्या बदलाव आए हैं? मैं समझती हूँ क्योंकि हमेशा चुनाव में जो स्थितियाँ होती हैं बदलती रहती हैं। तो इस बार ये पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और जो इश्यूज़ हम लोग लेके चल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वो डिफरेंट हैं चुनाव में। और दैट इज़ इट। उस वक्त जो है मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, उसके बाद का जो पूरा सेंटिमेंट था लोगों का, काफ़ी पॉजिटिव था। ये था कि कितने मार्जिन से आप जीत रही हैं हाँ जी। और आपने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीती हुई थी। हमने आपके इलेक्शंस के जो कैंपेन था उसको हमने फॉलो किया था। आप अलग जगह जाती थी तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। तो लोगों की एक उम्मीद है आपके और जो एक लेगेसी है पूरी यादव परिवार की, तो उसको जो आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मा है, तो एक उसको आप एक भार के तौर पर देखती हैं, कहीं से प्रेशर उसके तौर पे देखती हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, हम इसको कुछ बेहतर कर पाएँगे? एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक जिम्मेदारी, दोनों चीज़ें ही हैं। और हाँ, हम इसे कैसे बेहतर कर ले जाए, आपने हुँ। बहुत अच्छा ये बात बोली है कि वही बेसिक इंटेंशन अब है कि हुँ। इसको और बेहतर कैसे कर ले जाए। अखिलेश यादव जी लास्ट टाइम पे कन्नौज से जो है पर्चा भरते हैं। उससे पहले चर्चा होती थी कि तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जो लेगेसी की जो सीटें हैं, जो कन्नौज की सीट थी, क्या बिना अखिलेश यादव के वहाँ से लड़े जीतना वहाँ संभव नहीं था? ऐसे ही जो विपक्ष कह रहा क्योंकि है। वहाँ पे कार्यकर्ता और क्योंकि अखिलेश जी खुद सबसे पहला चुनाव कन्नौज से लड़े हैं और उनके लिए वो सीट बहुत प्रिय रही है। और जब गवर्नमेंट आई थी एंड उन्होंने वो सीट छोड़ी थी क्योंकि ही वॉज एन एमपी उस टाइम 2012 में। तो मैं समझती हूँ उसके बाद मैक्सिमम उन्होंने कोशिश करी कि डेवलपमेंट वर्क, हॉस्पिटल्स और ज़्यादातर जो काम पूरे प्रदेश में शुरू करे गए, कहीं ना कहीं कन्नौज में भी काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारी नई परियोजनाएं चलाई गई। तो लोग एक तरह से कनेक्टेड है और जो वहाँ के हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो सब एक तरह का अलग तरह का कनेक्शन महसूस कर रहे थे और उन्हीं के दबाव में आके ही मैं समझती हूँ कि चुनाव में उतरे। तो फिर अगर वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, तो विधानसभा में जो एक डिबेट होती है, योगी जी वर्सेस सीएम वर्सेस अखिलेश यादव, तो वो देखने को मिलेगी या फिर से यहाँ से कोई दूसरा कंटेस्ट करेगा? समझती हूँ कि खाली 3 साल बचेंगे फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। राइट। और जब 7 सालों में कोई बड़ी परियोजना या सरकार नहीं ला पाई है और एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है चीज़ों को, तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले, आप समझिए खाली 2 ही साल बचे, क्योंकि आखिरी साल में तो आप ज़्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जब 7 साल में ये सरकार बहुत ही आशाजनक नतीजे ला पाई है, तो ये बचे हुए 2 साल में भी कुछ खास कर पाएगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर पाएगी। तो मैं समझती हूँ कि अब क्योंकि कुछ डिफरेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बजट ये सरकार पेश कर चुकी है और कोई नई स्कीम्स या कोई नई इंटेलिजेंस इनका काम करने वाला अब नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि एक तरह से जो असेंबली में जो रोल प्ले करना चाहिए था अखिलेश जी को, अभी के लिए वो पर्याप्त है। एंड अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो केंद्र की राजनीति की तरफ भी अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। अगर अखिलेश जी अगर जी। केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्टेट की राजनीति का जिम्मेदारी क्या आप पे सौंपने वाले हैं? सब कनेक्टेड है, मतलब आप समझिए स्टेट, जब स्टेट है तभी सेंटर है एंड जब सेंटर है तभी स्टेट है, तो मतलब इट इज़ ऑल कनेक्टेड। तो
कहीं की कोई राजनीति छोड़ने वाला मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ अच्छा और उधर जो भाषा बोली जाती है वो मतलब भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी, हाँ जी, हम गाने भी बहुत सुनते हैं भोजपुरी। तो सुनती है गाने भोजपुरी में? तो आप कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रही हैं इस लोकसभा चुनाव में? आई थिंक अगर 40 to 45 अगर आ जाए तो नथिंग लाइक। जो विपक्ष है वो कहता है कि ये सपा की सीटें नहीं हैं, ये परिवार की सीटें हैं। जो अगर हम पिछले 2 चुनाव का बात करें तो। हाँ जी, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और मैंने बार-बार यही इसका जवाब दिया है कि क्योंकि यह लोकतंत्र का माध्यम है और सभी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो जनता के बीच जाते हैं और जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है। तो कहीं न कहीं ये बात कहना कि ये परिवार के हैं, ठीक है, लेकिन आप जनता के बीच जा रहे हैं, कोई परिवार के लोग तो वोट नहीं कर रहे हैं। राइट। तो जनता चुनेगी कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। तो यू कैन नॉट, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते एक लोकतांत्रिक प्रोसीजर के ऊपर, मेरा ये मानना है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे परिवार की बात करते हैं तो वो देखें कि उनके पार्टी में कितना परिवार कूट-कूट के भरा हुआ है, परिवारवाद। और उसके साथ जो ये गठबंधन करते हैं विभिन्न प्रदेशों में, उसमें भी कहीं न कहीं परिवारवाद है। चाहे आप कश्मीर से साउथ तक चले जाइए, मैं कहती हूँ कि ये लोग भी खाली परिवार वाली पार्टियों के साथ ही गठबंधन करते हैं। एक तो हो गया परिवार की सीटें और एक हो गया कि एक सेफ सीट, यानी परिवार के लोग जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने सेफ सीट को चुना है। लाइक मैनपुरी हो गया, कन्नौज हो गया, बदायूं हो गया, आजमगढ़ भी सीट हो गया जहाँ पे बदायूं इज़ नॉट अ सेफ सीट। और मैं समझती हूँ मैनपुरी का भी अगर आप पूरा देखेंगे कैलकुलेशन तो सेफ सीट वो इसलिए है क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पे बहुत ही जो काम हुए हैं और जो पिछले 20-25 साल में जो चेंज देखा है लोगों ने और जिस तरह का कनेक्शन बिल्ड किया है नेताजी ने या अखिलेश यादव जी ने या फिर अब हमारे द्वारा जो हो रहा है, तो बेसिकली कनेक्शन बिल्डिंग का ही काम है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर कनेक्टेड टू द पीपल। मैम डेली रूटीन कैसा रहता है जिसे अपने आप को फिट रखना इलेक्शन में इतनी भारी गर्मी में? इलेक्शन में तो वैसे खाना पीना कम होता है तो फिट हो ही जाता है। अदिति यादव का वीडियो काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान। 1 महीने तक उन्होंने आपके साथ पूरा देखा, अब उसके बाद वो अकेले जा रही हैं जनता के बीच में। उससे मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं देखा, खाली एक मीटिंग में मेरे साथ चली गई थी क्योंकि वो लखनऊ जाने के लिए वो सेफई से होते हुए गई हैं। एंड क्योंकि मैं माँ हूँ और शी इज़ अ डॉटर तो शी वांटेड टू कंट्रीब्यूट, शी वांटेड कि वो मम्मा को कैसे योगदान थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर सकें। तो इट इज़ हर इनिशिएटिव एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। नहीं, ये जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कई बार जो लोग कहते हुए आ रहे हैं कि ये लग रहा है कि नेताजी आ रहे हैं घर-घर पे, घर-घर में नेताजी आ रहे हैं और उनकी छवि लोग अदिति यादव में देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और मैं नेताजी जैसा बनना तो मतलब आसमान छूने जैसा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी एंट्री की जो एक होता है ना कि स्क्रिप्ट वो लिखी जा रही है अभी से, मतलब इसी चुनाव से? नहीं, ये तो गलत होगा कहना कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और मैं जैसे कि मैंने कहा कि बेटी है और हम सब समझते हैं क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं कि अगर कभी भी माँ किसी भी तरह अगर बेटी अपनी मदर के लिए यूज़फुल होना चाहती है या एक मदर अपनी डॉटर के लिए या अपने सन के यूज़फुल होना चाहती है तो ये हम उस रिलेशन को मेंटेन करके उस भाव से शी हैज़ कम हियर एंड इसके आगे मतलब सोचना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं होगा। मैम अभी एक इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो एआई का इस्तेमाल करके लोग अलग-अलग तरीके से बना रहे हैं। तो उसमें आपका क्या विचार है कि जो इलेक्शंस का जो एक जो नैरेटिव होता है और जो जो मेन टॉपिक होता है लाइक डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ का इशू हो गया, उससे शिफ्ट होकर के हम पूरी तरीके से धर्म और वीडियो और ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो गैर ज़रूरी तरीके से लगता है जनता के लिए, अगर मैं वोट की बात करूँ। और साधन हाथ में ही है आप सबके, तो अपना स्क्रॉल करते हुए आप देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यू आर एंगेजिंग योर माइंड और कहीं ना कहीं फिर आपके कहीं ना कहीं ये चीज़ और ये बातें रेस्टोर हो जाती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो रहती है वहाँ पे। तो और बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इस तकनीक को कैसे इस्तेमाल करना है और लोगों को इससे कैसे इफ़ेक्ट करना है। तो मैं समझती, लेकिन जो आज जो समस्या है जिस तरह के लोग आज बदहाली के रास्ते में है, कहीं ना कहीं हमारे किसान, हमारा युवा, हमारी माताएं बहनें जो रोज़ महंगाई का सामना कर रही है और आज हमारे जवान भी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस चुनाव की परिस्थितियाँ काफ़ी अलग हैं और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास देखते हुए वोट करिए, ना कि खाली व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया। मैम अभी आपने जवान की बात करी,
तो जब बीजेपी ने अग्निवीर स्कीम ले आई और अग्निवीर स्कीम में 4 साल उसका टेन्योर है, उसके बाद 25% जो जवान जो कैंडिडेट है वो आगे के लिए परमानेंट कमीशन में जाएंगे। तो आप ये बोले कि 75% लोगों को वापस घर भेज। हाँ, और आप जो सैन्य परिवार से आपका ताल्लुकात रहा है। वेरी सैड बिकॉज हमारे देश में जो हमारे किसान हैं उनके ज़्यादातर बेटे, और मैं समझती हूँ कि किसान का बेटा ही जवान फ़ौज में भर्ती लेके जवान बनते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने पूरी जो एक रूरल इकोनॉमी है इसको भी आहत पहुँचाने की कोशिश करी है, क्योंकि जब जवान जाता है तो अपने घर पैसे भेजता है जिससे कि उसका घर चलता है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह की स्टेबिलिटी थी रूरल एरियाज़ में वो भी इस स्कीम के कारण, जो ये अग्निवीर जैसी योजना के कारण इफेक्ट हुई है। और इसी के साथ जो सम्मान जो जवानों का होता था, मैं समझती हूँ अब वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पड़ेगा। और यह देश हित और कहीं ना कहीं यह जो पूरी योजना है इसने देश मतलब कि हमारे जो देश में जो एक सम्मान होता था जवानों का, उसको भी उस सेंटिमेंट को भी हर्ट करा है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो जवान है वो गाँव से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं किसान परिवार से, कि उनकी शादी को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही है। लोगों को लगता है कि 4 साल तक उनकी जो है नौकरी फिक्स नहीं है। इसलिए तो शादी नहीं करेंगे। हाँ। बहुत दिक्कतें हैं लाइक, और कोई मतलब क्योंकि मैंने ये खुद सुना कि अब शादी ही नहीं हो पाएगी जो जवान जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं 4 साल बाद वापस आके फिर क्या करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का जो माहौल है और युवाओं की स्पेशली लाइफ में जो इंस्टेबिलिटी आई है, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की विफलता ही है। और आपकी जो है समाजवादी पार्टी 40 से 42 सीट ले आती है, जैसे आपने बोला, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपके 5 पॉइंट में अगर आप आपने एजेंडे को गिनाएँगे कि आपके लिए 5 प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आपकी 40 से 42 सीट आती है या फिर आपका अगर बिगर कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट बनाने में सेंटर में तो? मैं समझती हूँ एक तो जो महिला पेंशन योजना का जो जिक्र किया गया है कि 1 लाख महिलाओं को पेंशन देना, तो ये प्राइम रहेगा। एंड आशा बहुओं की जो जो ये जो उनको जो वेजेस मिलती है, रेम्युनरेशन जो उनकी जो तनख्वाह है, इसको डबल करना इनकी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी के साथ हमारा ये भी रहेगा कि हम एमएसपी दे पाएँ अपने किसान भाइयों को, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न कर पाए, और ये अग्निवीर जैसी योजनाओं को पूरी तरह से निरस्त करना।